तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर बरपा है हंगामा। आज भी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जाफराबाद इलाके में कुछ जगह पर तशद्दुद के वाक़यात देखने को मिले। हालांकि फ़िलहाल हालात काबू में हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है और हम जामिया से शुरू हुई ये जिस तरह का तशद्दुद कल हुआ और उसके बाद दिल्ली में और भी जगह पर हो रहा है, उससे दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, आवाम परेशान हो रही, जगह जगह ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। मुफ्ती साहब, बड़ा सवाल ये है ना कि मुजाहरा, एहतजाज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हाईजैक हो गया, वो किसी न किसी रूप में दूसरों के हाथ में चला गया, बाहरियों के हाथ में चला गया, तो क्या जामिया के लोगों को या इस तरह के लोगों को जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई हम नहीं थे और हमारा ये मुजाहरा, हमारा ये प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया गया है। इस पर तो कम से कम, क्योंकि जो चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से चल रही थी उसको कहीं ना कहीं तशद्दुद बर्पा करने वाला है, तशद्दुद करने वाला दिखाया तो गया ना। इससे दिल्ली के लोग परेशान हो रहे। दिल्ली के लोगों को तो कम से कम आप जैसे लोगों को भी, पढ़े लिखे दानिश्वरों को भी समझाना के लिए आगे आना पड़ेगा और जामिया मिलिया इस्लामिया के और दूसरे लोगों को भी, मैं तो कहता हूं सियासी लोगों को भी आगे आना चाहिए। जी, मैं सबसे पहले ये अर्ज करूंगा कि देखिए, जामिया के स्टूडेंट ने कई दिनों से पहले से प्रोटेस्ट करना शुरू किया था और जब बाद में हेडक्वार्टर में हुआ तो वहाँ के लोगों ने, कुछ मजहबी लोगों ने, मतलब जमीयत के एक साहब गए, लेकिन उन स्टूडेंट ने कहा कि आप इज्जत के साथ यहाँ से चले जाएं, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं, आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। इज्जत के साथ उन्होंने हाईजैक होने को रोका। और उसके अलावा एक और साहब जो कांग्रेस के पहुंचे थे, उनको भी कहा कि आप इज्जत के साथ यहां से चले जाएं, आप इसे ये न करें। आम आदमी के अमानतुल्लाह साहब वहां गए थे, उन्होंने कुछ चीजें दी। ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि ये स्टूडेंट का था, ये एक सब लोगों का, किसी मजहब का नहीं था, बल्कि आम स्टूडेंट का था। स्टूडेंट सब तरह के लोग होते हैं, ये उनका प्रोटेस्ट था, लेकिन कई दिनों तक होता रहा, वो हाईजैक नहीं हुआ। बाद के लोगों ने अपना अपना बयान देकर के अपना उसको हाईजैक करना चाहा, लेकिन स्टूडेंट ने उसको हाईजैक नहीं होने दिया है, बल्कि बाज़ाब्ता मना किया है। अब बाद के लोग चाहे जो भी कहें, अमानतुल्लाह खान एमएलए हैं, लोकल एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, इस चीज का ख्याल रखिए। एमएलए हैं ठीक, लेकिन वो यूनिवर्सिटी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जा रहा है। बिल्कुल नहीं, विधायक रोड पे गए थे, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, बिल्कुल गलत बात। विधायक का क्या काम है? सोशल आग लगाने गए थे विधायक, आग लगाने गए थे विधायक, आग लगाने गए थे क्या विधायक? बोल रहे हैं देश को चलाना चाहते हैं क्या? देश को चलाना चाहते हैं विधायक? आदमी कौम की फिक्र लेकर के सड़क पे उतर गया। क्या विधायक का क्या इमेज है? विधायक का क्या इमेज है? बिल्कुल नहीं, विधायक का क्या इमेज है? सब जानते हैं। मैं ये कहूंगा भाई, विधायक का निगेटिव इमेज है, वो भी मुसलमान है, विधायक का इमेज निगेटिव है, एरिया है वो, विधायक के एरिया में अगर कोई भी विधायक का इमेज निगेटिव है, विधायक को वहां पहुंचना चाहिए, ये गलत बात। बिल्कुल आपसे मुखातिब हूँ। सर ये बताइए, आप कह रहे हैं ना विधायक एमएलए हैं, तो जब लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को डंडे पड़ रहे थे तब एमएलए साहब क्या कहा थे? बिल्कुल पहुंचे थे, नहीं होना चाहिए था उनके बीच में। आग में घी डालने का काम किए थे विधायक ने। गलत बात। विधायक में एफआईआर होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ, आपके चैनल से मांग करता हूँ कि ऐसे विधायकों को एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर तो हो गया, एफआईआर तो हो गया। यही तो चाहते हैं आप लोग कि एफआईआर हो। वो आदमी कौम की फिक्र लेकर के अगर कौम का फिक्र है कि अपनी रोटी सेकने गए थे, कौम का फिक्र है, कौम का फिक्र है कि रोटी सेकने गए थे। जो मुद्दा था वो कैब, देखिए जो कैब और एनआरसी का मामला था, थे लाइब्रेरी में अगर पुलिस के हाथों भी, जैसा कि इल्जाम है, बिल्कुल सही है, सच्चाई है। विधायक क्या कर रहे थे? विधायक तमाम बच्चों को, देखिए एक तो सवाल जायज है, तमाम बच्चों का इलाज कराने के लिए पूरी रात विधायक वहां बैठे हैं। देखिए मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन चाहे पब्लिक का नुमाइंदा है वहाँ मौजूद है, उसको जाना चाहिए, हक है उनका। विधायक कैंपस के अंदर क्या कर रहे थे? इसलिए कैंपस के अंदर क्या कर रहे थे विधायक? विधायक की क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, मालूम है हमें। घर का कुछ भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मालूम है हमें, मालूम है हमें। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक। आपकी बात सेम ऑन यू विधायक। यूनिवर्सिटी के अंदर घुसा, बिल्कुल सवाल चाहिए आपका। के अंदर आता है, क्या आपको लगता है कि पब्लिक ने जिसे वोट दे करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने वोट दे करके वहां पहुंचाया है उस आदमी को? यहाँ सवाल भारत सरकार के
रोटी सेकने गए थे, गलत कह रहे हैं, रोटी सेकने, रोटी सेकने, रोटी चाहिए इनको, रोटी चाहिए इनको, आप लोगों की ज़बान है, रोटी चाहिए इनको। अरे देश रहेगा तब सियासत कर पाओगे, देश में अमन रहेगा तब सियासत कर पाओगे, देश में अमन रहेगा तब सियासत कर पाओगे। रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी। कहाँ विधायक की चिंता है? हम बीजेपी की भी आलोचना करते हैं, आप आदमी कोई भी जो लोकल नुमाइंदा है उसको पहुंचना चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं है अमन भाई, इमरान भाई, देश से बड़ा कोई नहीं है। ये सिर्फ सुनिए सर, ठीक है, बहुत हो गई, बहुत हो गई इल्जाम तराशी। सर सुन लीजिए, देखिए बेकार का वक्त जाया ना कीजिए। हमारे सुनिए उमर, हमारे मोअज़्ज़िज़ जो नाज़रीन है वो चीजों को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप लोग बड़े दानिश्वर लोग हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, माशाल्लाह से सुनिए, अलग अलग फील्ड से हैं माशाल्लाह से। मैं आप लोगों से एक एक करके समझना चाहूंगा कि CAA, ठीक है, CAA का विरोध क्यों, पहले तो ये बता दीजिए। और अल्लाह के वास्ते NRC से मत जोड़िएगा। मुफ्ती साहब सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, है ना? अल्लाह के वास्ते NRC से मत जोड़िएगा, क्योंकि महमूद मदनी कहते हैं कि NRC पूरे देश में होना चाहिए। हम साथ हैं सरकार के, तो कृपया करके वो पूरे मुसलमानों के तर्जुमा नहीं, ये नहीं चलेगा। आप NRC से CAA को अभी मत जोड़िए। आप मुझे बस इतना समझा दीजिए, ताला लगवा दीजिए। अगर NRC से नहीं जोड़ा, NRC एग्जांपल है, आसाम इसका एग्जांपल है, किस तरह से जो हमारे 11 लाख हिंदू भाई जो बंगाली हैं उनको शरीयत दे दी और जाएगी। मुफ्ती साहब आप खुद कह रहे हैं कि कौम के अगर वो पूरे रहनुमा नहीं तो फिर इतनी शिद्दत से महमूद मदनी की मुखालफत क्यों नहीं हुई NRC वाले बयान पर? बोलिए आप। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा यहाँ पर, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मुझे CAA क्या मुखालिफ है कौम के, ये समझा दीजिए। और NRC नहीं जोड़ेंगे आप उसमें, नहीं बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। मुझे CAA बताइए बस, मेरे नाज़रीन CAA समझा दीजिए बस आप। कैसी बात कर रहे हैं? मैं सबसे एक ही सवाल लेकर आ रहा हूं इम्तियाज साहब, आपके पास भी आऊंगा वही सवाल। नहीं, मैंने आपसे पिछली डिबेट में भी कहा था कि आप NRC को एक साथ जोड़, बहुत लोगों के बीच में काम करें, समझा देना। मैं सबसे पहले बात में बहुत सारी हो जाती है, लेकिन पॉइंट की बात नहीं आती है। सबसे पहले आपने कई क्वेश्चन करके सामीन को आपने कंफ्यूज किया है। सबसे पहले आपने ये कहा था कि मजहब के नाम पे कायम हुआ ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान। मुझे बताइए, हमारा मुल्क मजहब के नाम पे नहीं। एक बात याद रखिए, मिल्लत मुखालिफ है, ये समझा दीजिए। मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात ये कि CAA में जो कुछ कहा गया है कि आप बाहर से आने वाले अकलियतों को, खास तौर पर इन 3 ममालिक के लोगों को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, इन 3 लोगों से आने वाले जो मुसलमानों के अलावा जो लोग होंगे तो उनको हम यहाँ पे नागरिकता देंगे, उसमें उनको शहरियत दे देंगे। इसलिए कि वहाँ के ऊपर, अच्छा उसमें कंडीशंस भी हैं कि अगर उनके ऊपर कोई मजहबी तौर पर कोई जुल्म और बर्बरियत अगर हो रहा हो, इसको यहाँ के रॉ के लोग जो है उसको तहकीक करेंगे और पहले उनको प्रूफ पेश करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको ये सब चीज़ें दी जाएंगी। ये सब बातें हैं, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आपने इन 3 मुल्कों को खास तौर पर जो ये किया है, इसी बिना पर ना, आपने पहले ये कहा था कि ये मजहब की बुनियाद पर ये अलग हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो मजहब की बुनियाद पर अलग हुए, लेकिन हम मजहब की बुनियाद पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस वक्त एक साहब ने यह कहा था कि ईश्वर के नाम से, खुदा के नाम से इसका दीबाचा लिखा जाएगा, यानी प्रेम्बल जो होता वो लिखा जाएगा। लेकिन उस पर क्या है वो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हरगिज नहीं, इस पे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वो संविधान एक अलग अपना ये किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाएगा। चुनांचे मीटिंग हुई तो उनकी कामयाबी मिली थी, और आज भी हमारे यहाँ किसी मजहब से जोड़ करके नहीं देखा जाता। लेकिन जो आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन आगे संविधान की मूल भावना के मुताबिक, जैसा कि आप चाहते हैं सबके लिए बराबरी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा, मान लीजिए, तब भी आप इसकी मुखालफत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, पहले तो ये बात हम कर लें। तो सवाल ये है कि अगर आपको बड़ी अकलियत का ये लगता है कि जो अकलियतें जुल्म के शिकार हैं, तो सवाल ये है कि भूटान में अगर कोई ये हो रहा है, या चाइना के अंदर जो हमारे हिंदू बरादरान अगर परेशान हाल है, तो उनके साथ ये कानून क्यों नहीं है? तिब्बत के साथ अगर हो रहा तो उनके साथ क्यों नहीं है? खास तौर पर 3 ममालिक के जरिए से क्या पेश करना चाहते हैं? आप लोगों को उन्हीं अल्पसंख्यकों की चिंता है जो इधर उधर आसपास और कहीं भी हो, कानून हो तो सबके लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए, सबके लिए बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप किसी के साथ कुछ, ये आपकी एक खास नजरिए की तर्जमानी कर रहा है जो इस मुल्क के लिए बड़ा खतरा है, सबको सोचना है। ठीक है उमर जी, वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि हम ये मानते हैं कि इसी धरती से 3 मुल्क निकले अलग अलग, जो मजहब की बिना पर, इसमें से पाकिस्तान तो बाकायदा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश इस्लामिक अक्सरियत है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ ये माना जाएगा कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको किसी न किसी रूप में धर्म की बिना पर प्रताड़ित किया जाएगा। इसके अलावा जो मुसलमान हैं जो कि बाकायदा यहाँ की नागरिकता चाहते हैं उनको भी कंडीशन के मुताबिक दी जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो है हम अल्पसंख्यक जो वहाँ के हैं उनको जो पीड़ित प्रताड़ित हैं मजहब की बिना पर उनको और कहाँ जाने का रास्ता होगा तो उनको हम अपने यहाँ अगर वो यहाँ की कंडीशंस को पूरा करते हैं जो नियम कायदे तो हम उनको देंगे। ये बेसिक बात इसमें समझ में आती है जो कि संसद में बोली गई है। इसके अलावा आपको क्या समझ में आया? दिक्कत ये है कि हमारे होम मिनिस्टर की हिस्ट्री कमजोर है। मेनली अगर वो लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो आरएसएस है, उसका मानना है अखंड भारत, वो उज्बेकिस्तान तक पहुंच जाते हैं। इसमें बर्मा भी आता है, इसमें नेपाल भी आता है, इसमें भूटान भी आता है, इसमें श्रीलंका भी आता है, मालदीव भी आता है और ना जाने कितने मुल्क आते हैं। लेकिन इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाती है जो मुस्लिम अक्सरियत है। बगल में नेपाल है। नेपाल में क्या जो बिहार से वहां मजदूर गए उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या चीन समुदाय और रोहिंग्या मुसलमानों पे म्यांमार में जुल्म नहीं हुआ? क्या तमिल हिंदू नहीं थे जिनके ऊपर श्रीलंका में जुल्म किया गया? कितना बड़ा मूवमेंट श्रीलंका में चला है आपको भी पता है आज। तो कुल मिला के यहाँ पे भारत सरकार यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गेम खेल रही है। यहाँ पे भारत सरकार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संसद में ये बिल पास हुआ है उसी हिसाब से, और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमें पीटा जाता है। वो उन बच्चों को पीटा गया है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम पनाहगुज़ीरों और दरअंदाजों में फर्क करना चाहते हैं। अगर कोई सरकार ये करती है तो क्या आपको एतराज होना चाहिए? आप चाहते हैं कि घुसपैठिए दरअंदाज इस देश में घुसते चले जाएं, हमारे हक पर कहीं ना कहीं काबिज होते जाएं। वैसे ये देश अपनी जनसंख्या के बोझ से मुतासिर है, क्या और लोगों को यहाँ पर ले लें? तो फिर क्या क्यों बनाए गए थे मजहब की बिना पर? उसको क्लियर लाया क्यों जा रहा है? फिर सीए लाया क्यों जा रहा है? मामला यही तो है। अपनी ही परेशानी दूर कर रहे हैं हम। या तो एनआरसी पे स्टैंड कायम रखें या फिर सीए इसलिए लाया जा रहा है कि जो 11 लाख हिंदू भाई हैं उनको शरीयत दे दी जाए और 6 लाख मुसलमान उनको भगा दिया जाए। फिर आप भगा भी नहीं से जोड़ा, मैंने आपको मना किया। आप हमारे जुबान में ताला नहीं लगा सकते हैं। जब हमने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया जामिया के स्टूडेंट थे तो ये जी स्टूडियो से भी हमारी जबान को नहीं बंद की जा सकती है। हम अपनी बात कर रहे हैं। आपको बुलाया इसलिए नहीं, ये इल्जाम ना लगाएं। अगर आपको बुलाया इसलिए नहीं गया, लेकिन आप इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। ये गलत बात है। आप अपने लफ्ज़ वापस लीजिए। मैं कैसे दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। एनआरसी और दोनों पैरेलल है। आपको बुलाया इसलिए गया कि आप अपनी बात बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, ये आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते हैं। आपको कौन रोक रहा है? गलत बोल रहे हैं। को एक साथ नहीं रखें। एनआरसी को ही कमजोर करने के लिए सीए लाया गया है। अब साबित होता है उमर कि आपके मूवमेंट में साजिश की बू आती है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप एक जिम्मेदार चैनल के लिए कह रहे हैं कि आपकी आवाज को रोक रहा है। बिल्कुल, आपको बुला के आपकी आवाज को रोक रहा है। ये समझ में आता है कि आप लोग किस तरह की साजिश का शिकार हो गए। किस तरह से आपके मूवमेंट को कब्जा लिया गया। बिल्कुल नहीं। जामिया ने जब अंग्रेजों को भगा दिया तो ये आप लोगों की और ये सरकार की साजिश से बिल्कुल हम नहीं फंसने वाले हैं। सरकार एनआरसी को कमजोर कर रही है, जो एनआरसी ही नहीं होना चाहिए। आपने साजिश की। अगर मैं इल्जाम लगाऊं कि आपने मीडिया पर्संस को पीटा वहां पर के तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल ये झूठ बात है। तो फिर आप कैसे मेरी पर इल्जाम लगा सकते हैं? मीडिया ने तो ये किया है। कितने फुटेज है? लातादाद फुटेज है। लातादाद फुटेज है। और फिर मैं वो आजादी वाले फुटेज दिखाऊं, लेके रहेंगे आजादी। किससे आजादी लेने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हिंदुस्तान हमें आजादी देता है। हिंदुस्तान हमें आजादी देता है, वही आजादी हम मांग रहे हैं। हम जब एहतजाज करते हैं हिंदुस्तान के संविधान को बजाने के लिए तो हम पर हमला किया जाता है। बिल्कुल ये गलत बात है। एकदम गुमराहकुन आंदोलन ये शुरू कर दिया गया है। चीजें क्लियर नहीं है। कौम गुमराह है, तशद्दुद पर आमादा है, नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? एहतजाज से हम बार बार कह रहे हैं कोई रोक नहीं, आईनी हक है। हम रोज कर सकते हैं एहतजाज, ये आईनी हक है। जी 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 मैंने पहले ही कहा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार का रास्ता जो है अहिंसात्मक है। गांधी जी के बताए रास्ते हैं वो हैं, हिंसात्मक नहीं है। दूसरी बात, उमर साहब जो बात कह रहे थे, आप जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जी इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और 4 पैनलिस्ट हैं। चारों पैनलिस्ट सरकार की कहीं ना कहीं हम लोग आलोचना किए हैं और आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है कि आप अपनी बातों को रखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मीडिया पे सवाल उठाएंगे
मैं आपसे पूछता हूं कि उमर भाई, आप 40 मिनट से डिबेट कर रहे हैं, आपने एक बार भी जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है 1-2 दिन पहले, क्या आपने उसकी आलोचना की? मैं हर तरह के वायलेंस की निंदा करता हूं। हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पूरे डिबेट में कहीं भी चौथे लोकतंत्र के चौथे कमरे के साथ मारपीट की गई और आपने कहीं आलोचना नहीं किया। नहीं है, रात में बच्चे सड़क पर सोए हैं स्कूल के, जो डर के मारे हॉस्टल नहीं जा पा रहे थे। जामिया स्कूल पे पुलिस ने हमला किया, आप लोग क्या बात करेंगे? मासूम बच्चे जो 12-13 साल के सरकार का सबसे बड़ा आलोचक मैं हूं, ऐसा मत बोलिए। सरकार से सवाल करने वाला सबसे बड़ा सवाल करने वाला मैं, आप ऐसे सवाल मत कीजिए। एक मिनट ऋषि जी, उमर साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो मीडिया पर्सन्स के साथ बदतमीजी की गई है उसकी भी मजम्मत करेंगे आप यहाँ से? मैं हर तरह के वायलेंस की मजम्मत करता हूं। स्टूडेंट्स के जरिए जो बदतमीजी की गई है कौन देगा? इनको फुटेज दिखाइए। पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे, उसका जवाब कौन देगा? पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे आप? गोली चलाई है उसकी मजम्मत करता हूं। पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे आप? उसकी मजम्मत करता हूं। पुलिस पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे आप? बिल्कुल मारपीट नहीं की गई। मीडिया यही आपका लोकतांत्रिक प्रणाली सिस्टम है। सेम ऑन यू, सेम ऑन यू उमर भाई, सेम ऑन यू। अब पत्रकारों से मारपीट करेंगे, रिपोर्टर्स को आप धक्का देंगे, भद्दे कमेंट्स करेंगे, भद्दे कमेंट्स करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करेंगे आप लोग, हम कहेंगे। मीडिया की गाड़ियों पर आप स्प्रे पेंट से लिखेंगे। सेम ऑन यू। अगर मारपीट हो तो बड़ा जुल्म है, और मीडिया पर्सन अपना फर्ज ना निभाए तो कुछ नहीं है। कौन नहीं निभा रहा? कौन नहीं निभा रहा? आप गलत बोल रहे हैं। आपको बोलने का अधिकार दिया गया कि नहीं दिया गया? रखने का मौका दिया जा रहा है, उसके बावजूद इसीलिए तो ये क्या नाशुक्री है, ये क्या एहसान फरामोशी? गलत बात हो रही है, गलत बात बोल रहे हैं। तौबा है, अपने लफ्ज वापस अगर अपने खुदाया अपने लफ्ज सामने भी अगर कोई अपने लफ्ज वापस लीजिए खुदाया। क्या बातें कर रहे हैं आप? इसलिए आपको यहाँ पर बुला करके आपसे बाकायदा सर आपका व्यू लिया जा रहा है। मासूम बच्चों को मारा गया, इसलिए मासूम बच्चे से बात नहीं की। रात भर ठंड में बच्चे बाहर सोए हैं कोने में छुप के। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपको बोलने का हक दिया गया है। कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कही है कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी अगर चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये बात तो हमारी बुनियाद में है कि अगर आप आधे अधूरी बात कर रहे हैं। आपने पत्रकारों के साथ मारपीट हुई उसकी समीक्षा किया आपने? आप बताइए, पत्रकारों के साथ मारपीट हुआ उसकी समीक्षा किया आपने प्लेटफॉर्म पे? आलोचना किया, आलोचना कीजिए आप, आलोचना कीजिए आप, आलोचना कीजिए। इमरान भाई 5 सेकंड दीजिए इनको, आलोचना कीजिए आप, कीजिए आलोचना कीजिए। गलत है, तशद्दुद गलत है, पुलिस के द्वारा बच्चों और बच्चियों पे किया गया जुल्म भी गलत है। एक्शन है, एक्शन नहीं। मैं आपको जब कहा जाता है तब आलोचना कर रहे हैं। पुलिस ने किया समावेशी समीक्षा कीजिए। पुलिस तशद्दुद देश माफ नहीं करेगा आप लोगों को। 1947 से आप पहले ऐसे अंग्रेजों देश के को लिए किया करती थी, आज यहाँ पे कर रही है। देश माफ नहीं करेगी आपको। खान अब्दुल गफ्फार को मानने वाले लोग हैं। मीडिया अपनी जिम्मेवारी समझती है, इसलिए आपको आज प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया। जामिया का कोई बच्चा तशद्दुद में नहीं इन्वॉल्व आगे बढ़ाएंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी हम पर इल्जाम लगाया, इल्जाम तराशी की कि किस तरह से मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी सही हो रहा है। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन ये भी सच्चाई है ये वो तमाम लोग हैं जो अक्सर इसी मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, मिल्लत तक पहुंचाने के लिए, कौम तक पहुंचाने के लिए, और कौम इनको सुनती भी है। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि वो इस तरह के इल्जाम कैसे लगा रहे हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तशद्दुद पहले बंद कीजिए, उसके बाद ही आपकी सुनवाई होगी, आपको सुना जाएगा। और हम भी ये बार बार कह रहे हैं कि तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है और तशद्दुद को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। बावजूद इसके हम पर भी इल्जाम तराशी की जा रही है, कहीं ना कहीं हमें भी तशद्दुद का शिकार बनाया गया है, बावजूद इसके हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मोहम्मद इम्तियाज साहब, आप तो लोगों के बीच में काम करते हैं, इस वक्त लोगों को क्या सही समझाने की जरूरत है? तशद्दुद को क्या आप जायज ठहराएंगे? तशद्दुद को किसी भी आंदोलन में जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, मैं और अमन की अपील क्या इस वक्त ज्यादा जरूरी नहीं है? बिल्कुल, मैं तो किसी भी तशद्दुद यानी किसी भी वायलेंस की मैं मजम्मत करता हूं, इसलिए कि वायलेंस किसी मसले का हल नहीं है। जो हिंदुस्तान ने हमें अपने आइन के मुताबिक एहतजाज करने के मौके दिए हैं या एहतजाज करने के लिमिटेशंस दी है, मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि उस लिमिटेशंस को मेंटेन रखें। अब रही बात पुलिस की, तो देखिए, इस बात की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस का जो रवैया था जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, वो बहुत अच्छा रवैया नहीं था। उसके बावजूद बच्चों ने बर्दाश्त भी किया है। हाँ, स्टूडेंट्स हैं, जज्बाती होते हैं, लेकिन जज्बात में उन्होंने ये कुछ बुरा नहीं किया। अपने जज्बात का एहतजाज के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात अगर कही है
तो मुझे लगता है कि पुलिस को चाहिए कि उसमें सपोर्ट करे उनकी। अब रही बात मीडिया के साथ जो बदतमीजी आप कह रहे हैं कि हुई है, उसमें मुझको लगता है कि न सिर्फ बच्चों ने कुछ जज्बात में कुछ किया होगा, लेकिन पुलिस ने भी बीबीसी की रिपोर्टर के साथ जो वो बदतमीजी की है वो सारा वायरल हो रहा है। तो मुझको लगता है कि आप लोग अपने जरिए ये चीज लोगों को बताएं। देखिए जी सलाम का मैं फिर शुक्रगुजार हूं। जी सलाम जिस तरीके से अपना एक प्लेटफॉर्म दे रही है आवाम तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, ये शुक्रगुजार हैं जी सलाम के। रही बात बाकी मीडिया की, अभी आप कह रहे थे कि मीडिया पर्सन, बाकी मीडिया की जो हालत है सर, आप सच्चाई देख लीजिए कि मीडिया की किसी पर कमेंट हो। मैं कमेंट कर ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो लोग भी जिस तरीके से आप हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, हमारी जो एहतजाज है उस एहतजाज का कवरेज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जो हुकूमत के लोग हैं उन तक हमारी आवाज को पहुंचाएं। मैं इसलिए उनसे अपील करूंगा और आवाम से ये अपील करूंगा कि हम जो आईन का दस्तूर है उस दस्तूर के मुताबिक जितना लिमिटेशन हमें दिया है उसको हम लोग मेंटेन रखें। अपील की, अमन के साथ चलने की, अमन का गहवारा बनने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्या कहें? मैं बिल्कुल अमन से, हमारा एहतजाज पुरअमन है। मैं पुलिस से ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से वो अलीगढ़ में जुल्म कर रही है वो रोके, जिस तरह से वो दिल्ली में जुल्म कर रही है वो रोके। और जहां तक है रिपोर्टर को मारने के बाद, तो अफरोज आलम साहिल बियॉन्ड हेडलाइंस के वो पुलिस के तशद्दुद का शिकार हुए, न्यूज पुलिस के तारिक साहब वो पुलिस का शिकार हुए, और बुशरा शेख शिकार हुई जो बीबीसी की है। ये तमाम जुल्म पुलिस ने किया। यहाँ पे बच्चों पर ये इल्जाम लगा दिया जा रहा है कि उन्होंने गो मीडिया को ठेल दिया। इल्जाम तराशी बिल्कुल नहीं। जहां तक अमन की बात है, मैं अब भी कह रहा हूं कि अमन की ही जरूरत किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल है। हम गांधी और खान अब्दुल गफ्फार को मानने वाले लोग हैं। हम गांधी और खान अब्दुल गफ्फार को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा पे यकीन रखते हैं। मैं जी सलाम के इस प्लेटफॉर्म का बड़ा बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं पहले भी कहता रहा हूं और हमेशा से कहता रहा हूं। देखिए, हम मीडिया पर्सन पे अगर कुछ बात कहते हैं तो वो इसीलिए है कि हम बैलेंस बनाए रखे हैं, इखलास के तौर पर जाफराबाद के सीलमपुर के, मैं ये जरूर अपने सुनने वालों से, लोगों को क्या कहेंगे? मैं सुनने वालों से मैं यकीनन ये पुरजोर मैं दरख्वास्त करूंगा कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, उसे हमें करना है और उसके लिए उठना है, चलना है, लेकिन इसमें यकीनन बिला वजह की पत्थरबाजी से हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे पास पत्थर हैं, दूसरों के पास बहुत कुछ है। अगर हम उसका रिएक्शन पाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। तो पुरअमन तरीके से, औरतें भी निकल रही हैं, लेडीज को भी निकलना चाहिए और निकलें, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, सड़कों पे आएं, ये आईन हक है। अगर मैं भी खुद समझता हूं कि ये गलत है, लेकिन इसमें पथराव वगैरह करना और इस तरह की चीजों से मैं यकीनन चाहूंगा कि इस तरह से हरगिज़ न करें, बल्कि शांति का माहौल। मैं अपने देशवासियों से अपील करूंगा कि ये गांधी और भगवान बुद्ध की धरती है। आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाए रखें, आप अपनी अभिव्यक्ति को रखें, लेकिन अहिंसात्मक अप्रोच के माध्यम से करें, हिंसा न करें। और दूसरा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। ये सबसे बड़ा अपील है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसमें हमारी ही नुकसान होती है। इस बात का जरूर ख्याल रखें। अभिव्यक्ति करें, लेकिन हिंसा के माध्यम से न करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो सभी से अपील है कि तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। हमें ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा। एहतजाज अपनी जगह ठीक है, वो आईनी हक है, लेकिन जिससे किसी को नुकसान हो इस बात से बचने की ज़रूरत है। मुल्क हमारा है, हम सबका है और हमको सबका ख्याल रखना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आप रहिए जी सलाम के साथ।